इंडियन मार्केट्स पर इस समय आपका व्यू क्या है रुचिर? लुकिंग एट द ग्रोथ, लुकिंग एट द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, लुकिंग एट द अब तक जितना सरकार ने कंट्रीब्यूशन किया है इन टर्म्स ऑफ किक स्टार्टिंग द ग्रोथ और स्पेंडिंग देयर वे आउट ऑफ द सो कॉल्ड स्लोअर ग्रोथ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो या फिर जो मेक इन इंडिया में खर्च करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, व्हेन यू समराइज दिस, ये पूरी चीज़ें इंडियन मार्केट पर आपका व्यू क्या है? आर वी I would say little irresponsible and overconfident about Indian markets at this point? I mean, when I say we, the Indian markets. नहीं, मेरे ख्याल से मतलब that's a strong term to use, so I don't think that we are irresponsible. पर हाँ, मुझे ये लगता है that globally मार्केट्स जो हैं काफ़ी ऊपर हैं और ये लिक्विडिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मार्केट्स को इतना ऊपर रखने के लिए। बिकॉज अगर आप इस साल भी देखें जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फंडामेंटल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो काफ़ी वीक हैं, पर फिर भी मार्केट थोड़े ऊपर हैं, मेनली बिकॉज फेडरल रिजर्व ने यूएस में बोल रखा है दैट दे विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन सच अ वीक ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसलिए इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लिक्विडिटी काफ़ी है और इसलिए मार्केट काफ़ी ऊपर है। और मुझे लगता है कि जब तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करे ये मार्केट थोड़े स्टेडीली ऊपर जा सकते हैं। पर अगर फेड ने वापस बोलना शुरू करा कि अब इकोनॉमी स्टेबल है ग्लोबली और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने हैं, तो फिर मार्केट्स के लिए ये काफ़ी क्वाइट डेंजरस फॉर द मार्केट्स। सो आई थिंक दैट मार्केट्स का मुझे 3-5 साल मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकते हैं, पर दो बहुत बड़े रिस्क हैं, एक तो फेड है और एक चाइना है। और चाइना में मुझे लगता है कि अगले 6-12 महीने में चाइना से थोड़े बहुत शॉक आते रहेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्राइसिस पर जैसे शॉक, क्योंकि उनका पॉलिसी ये रही है कि जब भी इकोनॉमी ज़्यादा स्लो डाउन करती है वो थोड़ा स्टिमुलस डालते हैं इकोनॉमी में और फिर इकोनॉमी थोड़ी ऊपर आती है, उसके बाद इकोनॉमी वापस नीचे जाती है। सो एज आई से इन द बुक ऑल्सो दैट चाइनाज ग्रोथ पाथ इज लाइक अ पिंग पोंग बॉल बाउंसिंग डाउन द स्टेयर्स, कि उनका ट्रेंड डाउन है। और अभी क्या हो रहा है कि मतलब थोड़ी चाइनीज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टिमुलस और बहुत सारी स्पेंडिंग करा है पिछले 3 महीने में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने को। जब वो स्टिमुलस हटेगा अगले 3-6 महीने में तो मुझे लगता है फिर से डाउन ट्रेंड थोड़ा आ सकता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट्स में अभी। वो इंडियन मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा सकता है पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट में, क्योंकि ये सारे जो रिस्क है चाइना और फेड अभी तक उधर हैं। और फेड का ये प्रॉब्लम है कि अभी तक वो बोलते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, पर अगर इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई ग्लोबल तो उनको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी कम हो गई है। बिल्कुल, आपने यूएस की बात की, इनफैक्ट दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूएस इकोनॉमी इस समय जिस सिचुएशन में है, एक तो कितना जो ग्रोथ है जेन्युइन है, इस पर कितना बिलीव करना चाहिए, एंड सेकेंडली जो फेड रेट है उसे आप नियर फ्यूचर में, व्हेन आई यूज टर्म नियर फ्यूचर आई एम आस्किंग अबाउट मे बी नेक्स्ट 1 year और सो, उसमें वाकई आप उन्हें इंक्रीज करता देख रहे हैं क्या रेट्स को? विल दे बी इन अ पोजीशन टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। अभी तो मतलब काफ़ी मुश्किल रहे क्योंकि मतलब ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी वीक है। पर आई थिंक दैट ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है क्योंकि इकोनॉमी इतनी वीक क्यों दिख रही है। So the first chapter in my book is about why people matter, and there I basically speak about the fact that the biggest reason global economy today appears weak is the population growth rate. हमने 1970s, 1980s और 1990s में सबसे बड़ा कंसर्न हम लोगों का रहता था कि दुनिया भर में और इंडिया में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। पर अब पिछले डेकेड में क्या हुआ है कि the world's working age population growth काफ़ी sharply fall हुई है, and as you know कि economic growth पे उसका काफ़ी असर पड़ा है। तो the main reason I think that the global economy आज इतनी weak है कि globally जो हमारी population growth rate है वो काफ़ी weak हुई है, और इंडिया में भी population growth rate काफ़ी गिरी है, but फिर भी rest of the world से काफ़ी high है, पर काफ़ी गिरी है। तो ये सबसे important हमारे पास फैक्ट है अभी दैट द वर्ल्ड्स वीक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड्स वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्योंकि 2 कंट्रीब्यूटर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और एक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट। अब दोनों के दोनों ये नीचे हैं, पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, एंड हाउ दैट्स कॉजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू बी वीक।
आपने ब्रेग्जिट की बात की रुचिर, उससे पहले और एक एग्जिट जिसकी भारत में सबसे ज़्यादा बात हो रही थी एंड ऑब्वियसली इट हैड ग्लोबल एको वाज द एग्जिट ऑफ मिस्टर राजन, रघुराम राजन का आरबीआई से जाने का फैसला लेना। आपका व्यू इस पर क्या है? बिकॉज यू हैव वॉच्ड हिम क्लोजली, ही हैज़ वर्कड इन यूएस एज वेल। व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू ऑन दिस? वाज दिस आई मीन उसे रिटेन करने में सक्षम होनी चाहिए थी मोदी सरकार, नहीं हो पाई? आई मीन हाउ डू यू व्यू हिज एग्जिट? नहीं, आई थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट, मेरी किताब में मेरा एक कोट है, लाइक इन विच आई हैव अ कोट फ्रॉम अ फॉर्मर मलेशियन सेंट्रल बैंक गवर्नर, और उनका कोट उन्होंने मुझे दिया था 1997 में जब मैं मलेशिया में था, द टाइम ऑफ द ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। उनका कोट था दैट गुड सेंट्रल बैंकर्स आर लाइक गुड टी, यू ओनली फील देयर वर्थ व्हेन दे आर इन hot water. So I think that 2013 में we were all sort of very grateful कि रघुराम राजन आए सितंबर उस साल में, उनके आने से सिचुएशन काफ़ी स्टेबल हुई। आज डिफरेंस ये है, जैसे आपने भी कहा था at the beginning of this program, as you were saying, that today there's a sense of complacency or a sense of ease that आज इंडिया स्टेबल है, so you know we don't feel the need for him so much. तो मेरे ख्याल से वही चेंज हुआ है दैट 3 साल पहले जब क्राइसिस का माहौल था इंडिया में, उस टाइम वी फेल्ट द नीड फॉर रघुराम राजन। टुडे वी फील दैट इट डज नॉट मैटर, फ्लो तो आ रहे हैं, एफआई फ्लोज इंटरेस्टेड है, मार्केट भी स्टेबल है, अब रुपी स्टेबल हो गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है, सो वी डोंट फील द नीड फॉर हिम। सो दैट इज जस्ट द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ लाइफ दैट वी फील द नीड फॉर सच गुड सेंट्रल बैंक governors only when we are in trouble, and when things are good we just sort of brush these things aside. आपने और एक जो इनफैक्ट अपने शुरुआती जवाब में ही आपने बहुत अहम चीज़ कही कि भारत और चाइना का कंपैरिजन थोड़ा लॉन्गर टर्म में होना चाहिए। 20, 25, 30 साल के नज़रिए से अगर देखें तो भारत को भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। क्या आप 2-3 की इश्यूज आउटलाइन कर सकते हैं जो कि भारत को आने वाले कुछ वक्त में करने पड़े, मे बी नॉट नेसेसरीली इन द फर्स्ट टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बट आने वाले कुछ सालों में विच कैन पुट अस ऑन द सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ गोइंग फॉरवर्ड? कौन से हैं वो 2-3 की इश्यूज जो करने चाहिए, या फिर रिफॉर्म्स इफ आई मे से सो? हाँ, 2-3 एग्जैक्टली 2-3 की इशू की मैं बात कर सकता हूँ कि बट डिफरेंस इज दैट देयर इज अ डिफरेंस इन थियरी एंड प्रैक्टिस, कि अगर मैं बोलूँ ये सब 2-3 चीज़ होने चाहिए और ये होंगे कि नहीं, इसमें बहुत अंतर है। और मेरे ख्याल से इतना प्रोग्रेस जो चाइना ने किया था, मेरे ख्याल से इंडिया में करना मुश्किल है। पर फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। एक तो अगर चाइना का एग्जांपल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग पर उनका बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस था, एंड उनका एम्फोसिस वाज नॉट ऑन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की डिफेंस में करेंगे, ये सोलर में करेंगे, ये सब करेंगे, बट हाउ टू एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पुअर अनएजुकेटेड पीपल, एंड दैट वाज डन बाय मेकिंग थिंग्स लाइक टॉयज एंड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, जैसे क्लोथिंग एक्सेट्रा। हमें मतलब उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आज देखें क्या हो रहा है दुनिया में, then China is losing market share today for those kind of low end goods. पर उनका वो जो लॉस ऑफ मार्केट शेयर है वो अब ज़्यादा उसका बेनिफिट जा रहा है वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया में। जैसे मैं किताब में भी लिखता हूँ कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इंडिया में 75% ऑफ अगरबत्तीज आर मेड इन वियतनाम। So that is like, I mean, like a shocking thing. अब चाइना में इतना सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि वो वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर पाए, न्यू सिटीज़ क्रिएट कर पाए। जैसे किताबें में लिखता हूँ कि पिछले 30 साल में चाइना में 19 नई सिटीज़ आई हैं उभर के। इंडिया में कोई भी न्यू सिटीज़ नहीं आई हैं, या शायद 2 आई हैं, और वो भी केरला में अपने मैप और डेफिनेशन चेंज किया तो वो आई हैं। सो आई थिंक दैट एम्फोसिस नीड्स टू बी मच मोर ऑन क्रिएटिंग दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो सके और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में बहुत अच्छा हो सके। जैसे थाईलैंड में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पर फिर भी वहाँ पे अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग का सक्सेस काफ़ी रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईस्टर्न सी बोर्ड में एक्सेट्रा इज़ जस्ट सो स्ट्रॉन्ग। पॉलिसी पर क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मोर ऑन लेबर रिफॉर्म एंड क्रिएटिंग दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इस पब्लिक सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया में वो अभी तक बहुत बड़ा है। टेलीकॉम में अगर आप देखें क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनी आई एंड दे हैव डन सो वेल, पर पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनीज हैव डन सो बैडली, और गवर्नमेंट का भी उसकी वजह से बहुत घाटा हुआ है क्योंकि वैल्यू इतनी डिस्ट्रॉय हुई है उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। बैंक्स में भी अभी
ये प्रोसेस धीरे धीरे से हो रहा है. So public sector reforms and to sort of get the government to be less involved in the business of doing business, I think is something which needs to happen. और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि इस पे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अभी तक बहुत है इस इकोनॉमी में, और उस इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस करना है. चाइना में भी 30 साल में China started off as being such a communist country where the government was doing everything in the late 1970s, early 1980s, और government का involvement systematically कम हुआ 30 साल में. That's a very important point about China. और India में भी मतलब हमें करना चाहिए. ठीक है, कोई सेक्टर्स हैं जहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट अभी तक बहुत है पब्लिक सेक्टर में, पर फिर भी उनका जनरली इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा है. And I think the same thing has to happen in India in a much more decisive way. So focusing on manufacturing, making low-end manufacturing rather than making all these exotic high-end goods to create jobs, because that's what creates jobs when you sort of do low-end manufacturing. Right. And creating the infrastructure around those special areas which can do it, plus much more reform of the public sectors. I think that these are some of the most important things that that any government needs to do if it aspires to grow at a rate close to China. Absolutely. One last question to you, Ruchir. I know I'm taking a lot of your time. Sure. ग्लोबल मंदी या फिर ग्लोबल स्लो डाउन, इसकी संभावना इस समय कितनी रियल है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, वेयर वुड यू पुट दैट प्रोबेबिलिटी? नहीं, काफ़ी है, क्योंकि ये साइकिल जो है ऑलरेडी 7 साल ओल्ड है. आई मीन दिस इकोनॉमिक एक्सपेंशन. और जैसे मैंने किताब में लिखा है कि अगर आप पिछले 50 साल में देखें तो हर 8 या 9 साल में कोई रिसेशन आता है दुनिया में. तो आई थिंक दैट वी हैव टू बी ऑन द लुकआउट इन द नेक्स्ट 12 months कि ये रिसेशन कहाँ से आ सकता है. और जैसे मैंने किताब में लिखा है दैट द नेक्स्ट ग्लोबल रिसेशन विल बी मेड इन चाइना, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इज दीज डेज. सो आई थिंक दैट द लॉन्गर द साइकिल लास्ट, द greater the probability that you will have some sort of a setback somewhere. क्योंकि जैसे मतलब expansion बढ़ता रहता है तो कुछ ना कुछ excesses, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं दुनिया में बनती रहती हैं. और पिछले डेकेड वो वेस्ट में हुई थी, और इस डेकेड मुझे लगता है कि चाइना में हो सकता है. तो इसलिए वी शुड कीप अ वेरी क्लोज आई कि चाइना में क्या हो रहा है अगले 6-12 महीने में, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कि चाइना में कुछ होए, एक और स्लो डाउन फिर से वापस होए, इसकी वजह से कुछ रिस्क काफ़ी लगता है मुझे. एंड सो देयरफॉर वी हैव टू कीप अ लुक आउट एट दैट. राइट. सो व्हेन डू वी सी योर नेक्स्ट बुक? अभी पिछली किताब मैंने 4 साल में लिखी, ये किताब उससे काफ़ी मतलब बड़ी है. तो मेरे ख्याल से अगले 4 या 5 साल अब मुझे ब्रेक दीजिए, और आई होपफुली दिस book you will enjoy, and I will love to get your feedback on this book before I can think of even writing the next one. Absolutely, Ruchir. But pleasure having you on the show. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, and we'll reconnect. Thank you so much for joining us.